हेलो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी कि हम पढ़ेंगे चुंबकीय गुणधर्म ठोसों के अंदर। और चुंबकीय गुणधर्म प्रत्येक पदार्थ दर्शाते हैं, हम ये जानते हैं। और ये पदार्थ चुंबकीय गुणधर्म क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि उनमें चुंबकीय गुण आता है इलेक्ट्रॉनों के कारण। प्रत्येक ठोस से पदार्थों में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या होता है, उसमें चुंबकीय गुण आता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन स्वयं एक छोटा लघु चुंबक होता है। अब बात आती है लघु चुंबक या इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुण क्यों दर्शाता है। अब जो इसमें आता है चुंबकीय आघूर्ण। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण उनमें चुंबकीय गुण आ जाता है। हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चुंबक का तरह व्यवहार करते हैं। और चुंबक की तरह व्यवहार क्यों दर्शाते हैं ये? क्योंकि इसमें क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण होने के कारण इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुण दर्शाते हैं तो पदार्थ भी चुंबकीय गुण दर्शाएगा। तो अब बात आती है चुंबकीय आघूर्ण कि इलेक्ट्रॉनों में चुंबकीय आघूर्ण आता कहाँ से है या उत्पन्न कैसे होता है इलेक्ट्रॉनों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण की। चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों क्या लगते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये नाभिक हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये कक्षा हो गई। तो जब कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो ये गति क्या कहलाती है, कक्षीय गति, यानी कि ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब कक्षीय गति करता है तो यहाँ पर एक क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण। यहाँ पर उत्पन्न हो गया चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। यह आघूर्ण कब उत्पन्न हुआ? कक्षीय गति के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति का। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, वो स्वयं भी अपने अक्ष पर क्या करता है, गति करता है इस प्रकार से, यानी चक्रण गति करता है। कौन सी गति हो गई है? चक्रण गति, स्पिन हो गया, ठीक है। अब चक्रण गति के कारण भी यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया, ठीक है। और चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर चक्रण गति के कारण उत्पन्न हो गया, यहाँ पर कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण हो गया। तो यही चुंबकीय आघूर्ण क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को चुंबक प्रदान करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो पदार्थ भी चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यह तो वही बात, चुंबकीय गुण क्यों उत्पन्न होते हैं। तो हमने देखा कि चुंबकीय आघूर्ण अगर उत्पन्न होगा तो चुंबकत्व क्या हो जाएगा, आ जाता है किसी पदार्थ में, ठीक है। अब बात आती है अभी कि यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण हो रहे हैं दो तरह के उत्पन्न, एक तो हो रहा है कक्षीय गति के कारण, एक चक्रण गति के कारण, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर कुल चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं तो इन दोनों का योग कर लेते हैं, तो कुल चुंबकीय आघूर्ण हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो दो चुंबकीय आघूर्ण आ जाते हैं, मगर कई बार क्या होता है, कक्षीय गति का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो नगण्य हो जाता है। अब नगण्य कब होता है? क्योंकि ये सतह पर रहते हैं और सतह पर रहने के कारण दूसरे इलेक्ट्रॉनों के कारण इनकी गति क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण इनकी गति सीमित होने से कक्षीय गति द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो म्यू एल क्या हो गया यहाँ पर, नगण्य। उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, म्यू एस बराबर रह जाता है, ठीक है। कुल चुंबकीय आघूर्ण ही क्या हो गया, चक्रण गति द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के बराबर हो गया, ठीक है। और म्यू एस बराबर क्या होता है, n+2। n यहाँ पर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। यह तो ये बात चुंबकीय आघूर्ण होता क्या है, और चुंबकीय आघूर्ण के कारण चुंबकत्व गुण आता है पदार्थों में। अब बात आती है कि चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या होती है। इसकी इकाई होती है बार मैग्नेटॉन, Bm या म्यू बी।
देखो एक बार मैग्नेट्रॉन बराबर क्या होता है, EH4πmc। और देखो म्यू भी बराबर क्या होता है, 9.27 इंटू 10 के पावर माइनस 2 4 AM स्क्वायर होता है। तो ये हुई बात इकाई की कि चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या होती है, बार मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या चुंबकीय आघूर्ण प्रभावित होता है, वो देखते हैं। देखो सबसे पहले हम ले रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसके कारण यहाँ पर हम कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को नगण्य लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर उत्पन्न होता है चक्रण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, तो ये हो गया चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण। दूसरी स्थिति में देखो दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखो इसकी स्पिन की दिशा तो हो गई ये ऊपर की दिशा में, यानी इस दिशा में ये चक्कर लगा रहे हैं, तो चुंबकीय आघूर्ण होगा ये, ठीक है, μ1 हो गया मान। इसकी स्पिन की दिशा हो गई ये वाली, ठीक है, तो इस कारण इस पर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा ये इस दिशा में और μ2। अब देखो यहाँ पर दोनों अलग अलग दिशाओं में, तो यहाँ पर μ1 और μ2 क्या है, अलग अलग दिशाओं में है इस प्रकार से, तो दोनों विपरीत दिशाओं में होने के कारण क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, शून्य हो जाता है। यहाँ पर कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दर्शाया जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखें एक इलेक्ट्रॉन है यानी अयुग्मित है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, युग्मित है। तो हमने देखा कि अयुग्मित जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस समय उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या नहीं होता, शून्य नहीं होता, मगर जब इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक और उदाहरण की, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों 3 इलेक्ट्रॉन है। अब स्पिन इसमें ये हो इस दिशा में हो रहा है, चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में हो गया, ठीक है, μ1। स्पिन इसी दिशा में हो रहा है तो चुंबकीय आघूर्ण हो गया μ2, और स्पिन इसी दिशा में हो रहा है तो यहाँ पर भी चुंबकीय आघूर्ण हो गया μ3। यहाँ पर क्या हो रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या हो रहा है, सभी एक ही दिशा में है, यानी μ1 μ2 और μ3 क्या है, एक ही दिशाओं में है। एक ही दिशा में होने के कारण क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे, ठीक है, जुड़ जाएंगे तो यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित है। तो हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तब चुंबकीय आघूर्ण का मान तो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है, जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण भी विपरीत होते हैं, और विपरीत होने से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अयुग्मित होते हैं, ठीक है, अयुग्मित होने से क्या होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान दिशा में होता है, जिससे उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएंगे, परस्पर जुड़ जाते हैं और चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाता है, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण जीरो नहीं होता। अभी देखो हमने अयुग्मित अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान भी बढ़ता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से चुंबकीय आघूर्ण का मान भी बढ़ता है। ठीक है, ये तो ये बात अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम सम होती है तो क्या प्रभाव होता है, और विषम होती है तो क्या प्रभाव, यानी युग्मित होती है तो जीरो हो जाता है, और अयुग्मित होती तो जीरो नहीं होता। तो अब इसी के आधार पर हम क्या देखेंगे, टॉसों में चुंबकीय गुणों का अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे पदार्थों में चुंबकीय गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हम एक पदार्थ लेते हैं टॉस, ठीक है,
उस ठोस की अगर हम आंतरिक संरचना देखें तो परमाणु है ये, ठीक है, या आयन। अब इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर। यहाँ पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन है एक परमाणु या आयन में। इस प्रकार से, ठीक है। इसमें और भी परमाणु आए या आयन हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें इसकी बात करें हम, इस इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण उत्पन्न होगा चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में। इस इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चक्रण है, इसका इस दिशा में चुंबकीय आघूर्ण होगा। इस इलेक्ट्रॉन का देखें, इस दिशा में चुंबकीय आघूर्ण होगा, तो इस यहाँ पे स्पिन उल्टा होने के कारण इस दिशा में इसका चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में, इसका इस दिशा में। तो हमारे पास हम देखें तो कुल चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो देखो इस प्रकार से प्राप्त हो गए यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण। देखो ये चुंबकीय आघूर्ण ये इसके विपरीत है, ये कैंसिल हो गया, ये भी इसके विपरीत है तो ये कैंसिल हो गया। ये दोनों विपरीत है तो कैंसिल हो गए, ये दोनों विपरीत है तो कैंसिल हो गए, ये दोनों विपरीत है तो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, यहाँ पर कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, यहाँ पर शून्य हो गया। म्यू बराबर क्या हो गया, 0। कुल चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर क्या हो गया, शून्य प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर क्या है, शून्य है, तो चुंबकीय गुण क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण शून्य क्यों होगा। अभी हमने देखा कि एक परमाणु या आयन में 6 क्या है, इसमें 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब बात करते हैं आगे चले। अभी देखो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, शून्य हो गया, चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते। अब हम इस टॉस के ऊपर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, ठीक है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो क्या होगा, हमने सपोज बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया, जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो यहाँ पर कक्षीय गति के कारण इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। कक्षीय गति के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। कक्षीय गति होगी और चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अब चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया, उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की दिशा देखो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत है, ठीक है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की क्या है, विपरीत है। उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत है, जिसके कारण क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो क्या होगा, देखो आने वाली चुंबकीय रेखा है अब अंदर से ना जाकर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। अंदर से ना जाकर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। यानी पहले देखो 2 चुंबकीय रेखा अंदर से जा रही थी, मगर अब अंदर से ना जाकर कहाँ गई, मुड़ती हुई बाहर से निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रतिकर्षित हो गई, ठीक है। प्रतिकर्षित क्यों हुई, क्योंकि जो चुंबकीय आघूर्ण है उसकी जो दिशा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होने के कारण क्या हो जाता है, ये प्रतिकर्षित हो जाती है और अब अंदर से ना जाकर चुंबकीय रिबल रेखाएं बाहर से चली जाती है। तो यहाँ पर देखो चुंबकीय कौन सा गुण उत्पन्न हुआ कि इसमें हो रहा है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय रेखाएं थी उनको ये प्रतिकर्षित कर रही है। तो यहाँ पर ये जो पदार्थ कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या कहलाएगा ये पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। हमने ये जो पदार्थ लिया था वो क्या लिया है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ लिया है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं,
वे पदार्थ जिन जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कर देते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और यह गुण क्या कहलाता है, प्रतिचुंबकत्व। यह क्या गुण कहलाता है, प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। अब बात आती है कि प्रतिचुंबकत्व या प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ऐसा क्या है। अभी हमने देखा प्रतिचुंबकीय पदार्थों में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर युग्मित है। युग्मित होने के कारण कुल चुंबकीय आघूर्ण तो क्या हो जाता है, 0 या 0 हो जाता है। मगर जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो कक्षीय गति के कारण यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जो क्या होता है, विपरीत होता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के, जिसके कारण ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं बाह्य चुंबकीय बल रेखाओं को, जिसके कारण हम इन पदार्थों को क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। और इस यह गुण क्या कहलाएगा, प्रतिचुंबकत्व कहलाएगा। तो हमारे पास पहला पदार्थ आ गया डाई मैग्नेटिज्म। ठीक है, पहला पदार्थ आ गया प्रतिचुंबकत्व दर्शाने वाला। ठीक है, तो प्रतिचुंबकत्व तो गुण हो गया, और जो गुण प्रतिचुंबकत्व गुण जिसमें पाया जाता है वो कहलाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, ये तो ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात। अब हम बात करें उदाहरण कौन कौन से आते हैं इसमें। देखो इसमें आ गया एक तो H2 हो गया, NaCl हो गया और बेंजीन हो गया। ये होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गए जिनमें इस प्रकार से गुण पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रतिचुंबकत्व कब प्रभावित होता है। देखो ताप से प्रतिचुंबकत्व प्रभावित नहीं होता, यानी कि ताप दोगे तो ताप से प्रभावित नहीं होता, यानी कि ये प्रतिचुंबकीय गुण ही दर्शाता रहेगा, ताप से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, अब हम अगले चुंबकीय गुण की चर्चा करते हैं। इसके लिए हम एक और ठोस पदार्थ लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर के अगर हम परमाणु या आयनों की व्यवस्था देखें तो वो होती है इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो इस परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे अलग अलग कक्षाओं में। ठीक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन में कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, एक आयन के परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसा हुआ, इसमें भी ऐसा हुआ, इसमें भी ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हम बात करें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होगा चुंबकीय आघूर्ण, इसके कारण ये, इसके कारण ये, इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण, इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण, इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब तो यहाँ पर तीनों चुंबकीय आघूर्ण क्या हो रहा है, एक ही दिशा में, तो ये जुड़ जाएंगे, ये तीनों भी जुड़ जाएंगे, ये तीनों भी जुड़ जाएंगे और ये तीनों भी जुड़ जाएंगे। तो हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं। इन तीनों के कारण चुंबकीय आघूर्ण, कुल चुंबकीय आघूर्ण ये हो गया, इन तीनों के कारण चुंबकीय आघूर्ण ये हो गया, इन तीनों के कारण चुंबकीय आघूर्ण ये हो गया। ठीक है, और इन तीनों के कारण चुंबकीय आघूर्ण ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इनमें भी दर्शा सकते हैं। अब देखो यहां पर हमने देखा कि एक परमाणु या आयन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और प्रत्येक के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। प्रत्येक के कारण क्या हो रहा है, चुंबकीय
आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। अब देखो तीनों इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण का योग यहाँ दर्शा दिया, इन तीनों चुंबक आघूर्ण का योग यहाँ दर्शा दिया। इस प्रकार से कुल चुंबकीय आघूर्ण यहाँ दर्शाती है। अब देखो यहाँ पर व्यवस्था देखें, जो आघूर्णों का दिशा देखें, सभी अलग अलग दिशा में व्यवस्थित है, ठीक है। अब देखो ये और ये, इसकी और इसकी बात करें एक दूसरे के विपरीत है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ये एक दूसरे के विपरीत है तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इन दोनों के विपरीत है तो कैंसिल हो गया, इन दोनों विपरीत है कैंसिल हो गया, इन दोनों विपरीत है तो कैंसिल हो गया। देखो ये तो था चुंबकीय आघूर्ण, कौन सा था, यहां पर चुंबकीय आघूर्ण था एक परमाणु या आयन का, ठीक है। और यहां पर देखो कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत होने का कैंसिल हो गया। तो पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, 0 हो गया। यहां पर कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता, ठीक है। यहां पर चुंबकीय आघूर्ण किसको दर्शा रहा है, इस एक परमाणु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न हुआ है। और ये यहाँ पूरा पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, शून्य हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत होने के कारण कुल चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता। और पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो गया तो यहाँ पर चुंबकीय गुण क्या होगा, चुंबकीय गुण भी क्या हो गया, शून्य हो गया। यानी ये पदार्थ चुंबकीय गुण नहीं दर्शाएगा इस स्थिति में, ठीक है। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। अगर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है तो यहाँ पर क्या होता है, इनकी व्यवस्था एक दूसरे के विपरीत हो जाने के कारण कुल चुंबकीय आघूर्ण पदार्थ का शून्य हो जाता है, जिसके कारण चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते ये पदार्थ। मगर जब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, यानी कि हमने क्या कर दिया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं। जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो क्या होता है, अब देखो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो क्या होता है, ये हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया। अब देखो जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया था, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया था उससे पहले जो ये व्यवस्था थी यहाँ पर डोमेनों की, सबकी एक दूसरे के विपरीत थी, इस कारण चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो रहा था। जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो देखो इनकी व्यवस्था में क्या परिवर्तन आता है कि कुछ चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाते हैं, इन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाते हैं और कुछ वैसे ही रहते हैं जैसे थे, ठीक है। कुछ चुंबकीय जो आघूर्ण थे या डोमेन थे वो क्या होते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ गए। अब देखो यहाँ पर ये चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाते हैं, परस्पर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाएंगे। तो ये चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएंगे, जो एक ही दिशा में वो जुड़ जाएंगे और अब चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होगा। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया, अब चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो क्या होता है, कुछ डोमेनों की व्यवस्था बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाती है, जिससे चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया तो क्या आ जाता है, उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, ठीक है, चुंबकीय गुण आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ क्या करते हैं कि बाह्य चुंबकीय रेखाओं क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाते हैं। इनमें कौन सा गुण आया कि ये क्या करते हैं, दुर्बल रूप से चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं, ठीक है। यानी कि जो पदार्थ लिया था उसमें जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो डोमेनों की दिशा, कुछ डोमेनों की दिशा उसी दिशा में हो जाती है जिस दिशा में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, जिससे उनमें चुंबकीय आघूर्ण हो जाता है। चुंबकीय आघूर्ण आते हैं उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय गुण का मतलब है वो क्या करते हैं, दुर्बल रूप से चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो जिन पदार्थों में ऐसा गुण पाया जाता है वो पदार्थ होते हैं हमारे पास अनुचुंबकीय, ठीक है। और ये गुण क्या कहलाएगा, अनुचुंबकत्व,
यानी कि पैरा मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो हमारे पास एक और गुण प्राप्त हो गया चुंबकीय, वो हो गया पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये चुंबकीय गुण क्या कह रहा है, अनुचुंबकत्व, और किस में पाया जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थों में। तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से हो गए, वे पदार्थ जिनमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके कारण क्या होता है, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो उनमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते ही उनमें चुंबकीय गुण आता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, दुर्बल रूप से चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से अगर हम ये अनुचुंबकीय पदार्थ हो गया तो ये क्या करेंगे, दुर्बल रूप से बाह्य चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये वही बात है यहाँ की। अब देखो हम बात करें, क्या चुंबकीय आघूर्ण कम ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता, कौन से घटक इसको प्रभावित करते हैं वो देखते हैं। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा दिए। जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाते जाते हैं तो जो डोमेन इस दिशा में नहीं होते वो भी क्या हो जाते हैं, इनकी दिशा में आ जाते हैं। ठीक है, इनकी दिशा में आ गए। जैसे जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते जाएंगे सभी डोमेन क्या हो जाते हैं, उसी दिशा में आ जाएंगे। इस प्रकार से अब देखो, जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया तो क्या हुआ, सभी डोमेन एक ही दिशा में आ गए, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि हमने क्या देखा कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पर चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो ये बात कि चुंबकीय आघूर्ण कब बढ़ता है, कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि चुंबकीय आघूर्ण का मान भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि सभी डोमेन क्या हो जाते हैं, एक ही दिशा में आ जाते हैं। यह तो होता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का प्रभाव। अब इसके बाद हम देखते हैं ताप का प्रभाव, कि ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है। तब हम देखेंगे ताप का प्रभाव, कि ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है। देखो, अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि जो चुंबकीय गुण है अनुचुंबकत्व, वो क्या होगा, कम होता जाएगा। अनुचुंबकत्व तो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। जब हम क्या बढ़ाएंगे, ताप, ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, अनुचुंबकत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो ये डोमेनों में का जो दिशा है वो विपरीत होने लग जाती है। ठीक है, चेंज हो जाएगी दिशा, जिससे चेंज होने से क्या हो जाता है कि अनुचुंबकीय गुण क्या हो जाएंगे, कम होते जाते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कम, क्योंकि अब देखो डोमेन की दिशा क्या हो जाती है, विपरीत होने लग जाती है जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं। तो ताप बढ़ाने से चुंबकीय आघूर्ण का मान कम हो जाता है, जिसके कारण उसमें अनुचुंबकत्व गुण क्या जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, ये तो ही बात कि ताप बढ़ाने से क्या होता है और चुंबकीय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने से क्या होता है। अब देखो एक चीज और देखिए हम, देखो हम एक और प्रभाव देखते हैं। अगर हम देखें कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता विस्मांग हो, यानी कि जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है वो है विस्मांग प्रकृति का। विस्मांग यानी कहीं ज्यादा है और कहीं कम है, इस प्रकार से। ठीक है, तो पदार्थ कहाँ चले जाएंगे, पदार्थ उस दिशा में चले जाएंगे जहां क्या हो, तीव्रता ज्यादा होती है। ठीक है, इधर क्या होगी, पदार्थ कम रहेंगे, और तीव्रता ज्यादा होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये पदार्थ के डोमेन इस दिशा में हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र विस्मांग होगा तो पदार्थ उस दिशा में चले जाते हैं जहां पर तीव्रता ज्यादा होती है। तीव्रता ज्यादा होगी तो
अधिकांश बल रेखाएं उसमें से गुजरने लग जाती है। जहाँ तीव्रता कम होती है वहां से चुंबकीय बल रेखाएं कम गुजरती है। ये तो ये बात बाह्य चुंबकीय विस्मांक पर करती है। अगर हम बात करें जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ढाई दे तो क्या होगा, यानी कि पहले हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया जिससे उसमें चुंबकीय गुण आ गया। अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा दें तो क्या होगा, तो जैसे हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा देंगे तो इनमें चुंबकीय गुण भी समाप्त हो जाता है, ठीक है, और ये अनुचुंबकत्व का गुण नहीं दर्शाते। तो हम कह सकते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर ये चुंबकीय गुण खो देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यानी चुंबकीय बल रेखा को ये आकर्षित नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर चुंबकीय जो गुण है वो अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब जब तक बाह्य चुंबकीय बल रेखाएं होती है या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है तब तक ये चुंबकीय गुण दर्शाता, अन्यथा वो नहीं दर्शाता। यह तो थी बात कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन होते हैं और उनमें अनुचुंबकत्व गुण किस प्रकार का होता है और ये किससे प्रभावित होते हैं। अब देखते हैं उनके कुछ उदाहरण कि अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं कौन से। देखो यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ हो गया, ऑक्सीजन हो गया, टाइटेनियम +3 हो गया, वेनेडियम +4 हो गया, आयरन +3 हो गया, ठीक है, कॉपर +2 हो गया। अब देखो ये सभी पदार्थ क्या अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। अभी हमने पढ़ा था अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। अब देखो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे देखते हैं। देखो इसका विन्यास हो गया 3d9। तो अगर हम देखें इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ दिए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अयुग्मित हो गया। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। इसको हम इधर से दर्शा देते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें 1 हो गया। अब देखो आयरन की बात करें, इसका विन्यास होता है 3d5, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे 1 2 3 4 5। तो इसमें देखो सभी अयुग्मित है 5, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। इसमें देखो वेनेडियम आयन में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 3d1, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 1। इसका विन्यास देखें 3d1 हो गया, तो इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है सभी में। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या दर्शाते हैं, अनुचुंबकत्व दर्शाते हैं। तो ये हुई हमारी दूसरे गुण, चुंबकीय गुण की बात, अनुचुंबकत्व की। अब हम अगले चुंबकत्व गुण की चर्चा करते हैं। इसके लिए एक और लेते हैं टॉस, ठीक है। और इस टॉस की भी संरचना उसी प्रकार है। अब देखो एक परमाणु या आयन में 3 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इनमें भी चक्कर लगा रहे सभी में। अब देखो हमने देखा कि एक परमाणु या आयन में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 क्या है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। अब अयुग्मित है तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण जरूर उत्पन्न होगा, शून्य नहीं होगा। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया, इसके कारण इधर, इसके कारण इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण, इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, उनकी स्पिन की गति के कारण, चक्रण गति के कारण यहाँ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे।
अब देखो प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी ये वाला चुंबकीय आघूर्ण, ये वाला चुंबकीय आघूर्ण, ये वाला चुंबकीय आघूर्ण, तीनों चुंबकीय आघूर्ण का मान हमने इस प्रकार से दर्शा दिया। इसी कारण इलेक्ट्रॉनों के कारण चुंबकीय आघूर्ण ये हो गया, इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण ये हो गया। ठीक है, ऐसे प्रत्येक के कारण क्या हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण जुड़ जाता है। इस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण जुड़ गए। अब देखो यहां पर हम जब इन चुंबकीय आघूर्णों को जोड़ के रख दिया इस प्रकार से, तो अब देखो इस संरचना में क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ चुंबकीय आघूर्ण की दिशा सेम है कुछ आयनों या परमाणुओं में। देखो इसमें देखो आयन या परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या है, एक तरफ है। इसकी बात करें हम, चुंबकीय आघूर्ण के मान क्या है, एक ही दिशा में है। ठीक है, इसकी बात करें हम, चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है, एक ही दिशा में। और इसकी बात करें हम, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक तरफ है। माना समूह ए में क्या है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक तरफ ऊपर की तरफ। ये समूह बी हो गया जिसमें चुंबकीय आघूर्ण की मान इस तरफ है, एक ही तरफ हो गए तीनों के। ये सी में भी एक तरफ हो गया और डी में भी इस दिशा में एक तरफ हो गया। यानी प्रत्येक समूह में चुंबकीय आघूर्ण क्या है, समान है। ठीक है, समान चुंबकीय आघूर्ण समूह। ठीक है, तो ये समूह क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो आयनों या परमाणुओं का ऐसा समूह जिनमें चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है, एक ही दिशा में होता है, तो वो कहलाता है डोमेन। डोमेन क्या है, डोमेन है कि आयनों या परमाणु का समूह जिसमें चुंबकीय आघूर्ण क्या होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, वो क्या कहलाता है, डोमेन। तो देखो 1 2 3 4 चार डोमेन यहाँ पर हमें प्राप्त हुए और चारों डोमेनों में, प्रत्येक डोमेनों में एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, यहाँ पर दिशा, ठीक है, मतलब स्वयं खुद के डोमेन में चुंबकीय आघूर्ण क्या है, एक तरफ है। तो इस डोमेन के कारण चुंबकीय आघूर्ण और इस डोमेन के कारण चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये वाला चुंबकीय आघूर्ण और ये वाला डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस स्थिति में कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0। आया समझ में? यानी कि यहाँ पर क्या है कि डोमेन क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। डोमेन समूह क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिसके कारण कुल चुंबकीय आघूर्ण यहाँ शून्य हो जाता है। यानी कि चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता। और चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा तो चुंबकीय गुण भी उत्पन्न नहीं होगा, चुंबकीय गुण भी उत्पन्न नहीं होगा। अब देखो हमने देखा कि चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं होने, चुंबकीय गुण नहीं दर्शाता ये वाला पदार्थ अब इस अवस्था में। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर लगाते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। जैसे हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो देखो डोमेनों की दिशा क्या हो जाती है, सभी की बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाती है। ठीक है, हमने क्या किया है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, डोमेनों की, सभी डोमेनों की दिशा क्या हो गई, एक तरफ हो गई। सभी डोमेन क्या हो गए, एक ही दिशा में आ जाते हैं। अब जैसे डोमेन एक ही दिशा में आ जाते हैं तो सभी डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अब चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। अब यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान अब 0 नहीं रहा। अब चुंबकीय आघूर्ण अगर उत्पन्न हो गया तो इनमें क्या आ जाता है, प्रबल चुंबकीय गुण आ जाता है। अब प्रबल चुंबकीय गुण जैसे आता है तो ये क्या करते हैं कि बाह्य चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करते हैं, अपनी तरफ प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। यानी कि प्रबल रूप से बाह्य चुंबकीय रेखाओं को
आकर्षित करते हैं। ठीक है, यानी कि बाह्य चुंबकीय बल लगाते ही क्या हुआ, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया। चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते ही चुंबकीय गुण आ गया। चुंबकीय गुण मतलब प्रबल रूप से ये बाह्य चुंबकीय बल रेखा को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इस कारण ये पदार्थ जिनमें ऐसा होता है वो कहलाते हैं लौह चुंबकत्व। लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जो बाह्य क्षेत्र लगाने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं, वो क्या कहलाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब देखो हम बात करें ये गुण क्या कहलाएगा, प्रबल चुंबकीय गुण है ये कहलाता है लौह चुंबकत्व, यानी कि फेरो मैग्नेटिज्म। तो लौह चुंबकीय पदार्थों में कौन सा गुण पाया जाता है, लौह चुंबकत्व। और लौह चुंबकत्व गुण क्या है कि ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। जैसे ये लौह चुंबकत्व पदार्थ हो गया, तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा क्या होगी, प्रबल रूप से आकर्षित होगी। ठीक है, अब देखो हम बात करें, हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया, क्षेत्र लगाते ही डोमेनों की दिशा एक तरफ हो गई, जिससे चुंबकीय गुण आ गया। अगर हम क्या करें, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा दें तो क्या होगा, अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा दें तब भी डोमेन क्या होते हैं, उसी दिशा में व्यवस्थित बने रहते हैं, जिस दिशा में अभी है उसी दिशा में बने रहते हैं। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी क्या होता है, डोमेनों की दिशा बदलती नहीं है, यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर डोमेनों की दिशा बदलती नहीं है। ठीक है, अब देखो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर डोमेनों की दिशा बदलती नहीं है, यानी कि ऐसे कैसे व्यवस्थित रहेगी। अब डोमेनों की दिशा बदलेगी नहीं तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण बना रहेगा, यानी कि इसमें चुंबकीय गुण बना रहेगा। यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर ये स्थायी चुंबकत्व को दर्शाते हैं। ठीक है, यानी ये स्थायी चुंबक भी बने रहते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी ये चुंबक बन जाते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा कि लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनमें क्या हो गया, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गए। ये चुंबकीय आघूर्ण कुछ समूह में एक ही दिशा में होते हैं, वो समूह कहलाते हैं डोमेन। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने से पहले प्रत्येक डोमेन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। मगर जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो डोमेन एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने से प्रबल चुंबकीय गुण आ जाता है, जिससे प्रबल रूप से बाह्य चुंबकीय बल रेखा को आकर्षित करते हैं। ये बात थी लौह चुंबकीय पदार्थ की। अब हम बात करें उदाहरणों की, कि अगर हम उदाहरण बात करें कौन कौन आते हैं, इसमें आ गया आयरन आ गया, कोबाल्ट आ गया, निकिल आ गया, क्रोमियम डाइऑक्साइड आ गया। जो क्रोमियम डाइऑक्साइड का उपयोग जो कैमरे की रिकॉर्ड टेप बनाने में करते हैं। ठीक है, और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, स्थायी चुंबक भी दर्शाते हैं, यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी ये चुंबकीय गुण नहीं होते। अब बात करें लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थों की, दोनों में क्या अंतर है, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में, या लौह चुंबकत्व या अनुचुंबकत्व में क्या अंतर है। देखो पहली चीज समानता तो यह है कि लौह चुंबकीय पदार्थों और अनुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति में समानता यही होती है कि यहाँ पर डोमेन अव्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने से पहले तक की स्थिति दोनों में समान होती है, लौह चुंबकीय पदार्थों में और अनुचुंबकीय पदार्थों में। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने से पहले स्थिति समान होती है, मगर जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो देखो अनुचुंबकीय पदार्थों में तो कुछ ही जो आयन थे वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, जिसके कारण उनमें कुछ चुंबकीय गुण आदि गुण आता है, यानी कुल चुंबकीय गुण कम उत्पन्न होता है, जिससे वो दुर्बल रूप से
यहाँ पर प्रबल होता है, मगर वहां दुर्बल रूप से बाह्य चुंबकीय बल रेखा को आकर्षित करते हैं। मगर लोह चुंबकीय में क्या होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते ही सभी डोमेनों की दिशा एक दिशा हो जाती है, जिससे कुल चुंबकीय आघूर्ण प्रबलता से आता है और प्रबलता से चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा और ये प्रबल रूप से बाह्य चुंबकीय रेखाओं को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये अंतर है लोह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ। एक अंतर और देखें कि अनुचुंबकीय पदार्थों में जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं तो वो अपना चुंबकीय गुण खो देता है, मगर जो लोह चुंबकीय पदार्थ होता है उन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर भी वो स्थायी चुंबक बनाया रहता है। ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय गुण नहीं जाता, मगर अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण चला जाता है। अब हम देखते हैं लोह चुंबकत्व पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो हम क्या करते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जैसे बढ़ाते हैं, जैसे जैसे बाह्य क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि जो लोह चुंबकत्व का है वो भी गुण बढ़ता जाता है। जैसे हम बाह्य क्षेत्र की तीव्रता अभी कम है तो कुछ डोमेन ही उस दिशा में होते हैं। ठीक है, कुछ ही डोमेन उस दिशा में होते हैं। अब जैसे हम बाह्य क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते हैं तो देखो सबकी तीव्रता बढ़ती जाती है तो डोमेनों की दिशा क्या हो जाती है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होने लग जाती है। ठीक है, जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे डोमेनों की दिशा सेम हो जाती है, जिससे क्या होता है लोह चुंबकत्व का मान बढ़ जाता है। यानी कि तीव्रता बढ़ेगी तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, लोह चुंबकत्व का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, मगर क्या होता है अब मैं और तीव्रता बढ़ा रहा हूं, तीव्रता और बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, तीव्रता बढ़ा रहा हूं मगर लोह चुंबकत्व का मान नहीं बढ़ता। यानी एक सीमा तक ही लोह चुंबकत्व का मान बढ़ता है, उस सीमा के बाद लोह चुंबकत्व का मान नहीं बढ़ता। यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर मैं लगातार बढ़ाता रहूं तो एक सीमा के बाद लोह चुंबकत्व का मान बढ़ना रुक जाता है, यानी कि वह अपनी अधिकतम स्थिति पर आकर रुक जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, अब देखते हैं ताप का प्रभाव। अब देखो हम ताप का प्रभाव देखते हैं। जैसे जैसे मैं ताप बढ़ाता हूं, जैसे जैसे मैं ताप बढ़ाता हूं तो देखो यहाँ पर डोमेनों की दिशा में क्या आ जाता है, परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, कुछ डोमेन इस दिशा में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो लोह चुंबकत्व है उसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है ताप बढ़ाने पर। जैसे जैसे मैं ताप बढ़ाता हूँ लोह चुंबकत्व का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि डोमेन क्या हो जाते हैं, विपरीत दिशा में आने लग जाते हैं। मगर एक निश्चित ताप के बाद अगर मैं ताप बढ़ाता हूँ, ठीक है, एक निश्चित ताप के बाद अगर मैं ताप बढ़ाता हूँ तो ये लोह चुंबकीय पदार्थ किस में बदल जाते हैं, लोह चुंबकत्व किस में बदल जाता है, अनुचुंबकत्व में। ये किस में बदल गया, अनुचुंबकत्व का गुण आ जाता है। यानी कि जिस ताप के बाद अगर लोह चुंबकत्व अनुचुंबकत्व में बदल जाता है, ठीक है, तो वह ताप कहलाता है क्यूरी ताप। ठीक है, यानी कि क्यूरी ताप के बाद लोह चुंबकत्व किस में बदल जाता है, अनुचुंबकत्व में बदल जाता है। यानी कि प्रारंभ में जब ताप बढ़ाते हैं तो लोह चुंबकत्व का मान कम होता जाता है, मगर क्यूरी ताप पर ये किस में बदल जाता है, अनुचुंबकत्व में बदल जाता है। अब हम अगले चुंबकीय गुणों की चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके लिए वो टॉस लेते हैं। सपोज दो प्रकार के हम टॉस ले रहे हैं। इसकी संरचना इसमें भी वही संरचना है। ठीक है, अब देखो इसमें वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3-3। क्या है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 3-3। इसमें भी
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 3 ठीक है। इसमें भी ऐसे चलता रहेगा, इसमें भी ऐसे चलता रहेगा। तो हमने दो पदार्थ लिए जिनके परमाणु या आयनों में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात करें कि इस इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है या पर चुंबकीय आघूर्ण है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इधर भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। अब देखो कुल चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा इन तीनों चुंबकीय इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण उनका कुल चुंबकीय आघूर्ण इस प्रकार हम दर्शा देते हैं इनको, फिर चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया इनको योग करके लिख रहे हैं। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण ये हो गया, इसके चुंबकीय आघूर्ण ये हो गया, ठीक है, इसका चुंबकीय आघूर्ण ये हो गया, 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 ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न कर रहे हैं, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहे हैं, और ये चुंबकीय आघूर्ण तीनों का हमने योग करके कुल चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर दर्शा दिया, ठीक है। अब देखो इधर भी हम ऐसे दर्शा देते हैं, ये कुल इन तीनों इलेक्ट्रॉनों के लिए उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का कुल इस प्रकार से दर्शा दिए। ठीक है, हमने क्या करा है, इलेक्ट्रॉनों का कुल चुंबकीय आघूर्ण को दर्शा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डोमेन बन गए, यानी कि देखो आयनों का समूह बन गया जिनमें इलेक्ट्रॉन जो चुंबकीय आघूर्ण है, इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या एक दिशा में हो गए, तो ये डोमेन हो गया, एक डोमेन हो गया यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर देखो इस यहाँ पर देखो इसका दिशा क्या हो गई, सेम हो गई, यहाँ पर एक डोमेन बन गया, ये एक डोमेन बन गया, ठीक है, और ये एक डोमेन बन गया। यहां पर भी देखो, देखिए एक डोमेन तो ये हो गया, ठीक है, एक डोमेन ये हो गया, 3 हम ले रहे हैं आयनों के, एक डोमेन ये हो गया और एक डोमेन ये हो गया, ए बी और सी, ठीक है। हमने बात करी ठोस लिया था, उसमें परमाणु आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, उन इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के कारण यहाँ पर उत्पन्न होता है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को हमने योग करके दर्शा दिया, ठीक है। जैसे दर्शाते हैं तो कुल कुछ चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होते हैं, तो वो समूह क्या कहलाता है, डोमेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस डोमेन की दिशा और इस डोमेन की दिशा विपरीत होने के कारण ये दोनों ने क्या कर दिया, चुंबकीय आघूर्ण को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर भी ये इस डोमेन और इस डोमेन के कारण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, 0 हो गया। इसमें बात करें इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण और इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि विपरीत है, ठीक है। तो इन दोनों डोमेनों ने एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। मगर देखो इस डोमेन और इस डोमेन एक ही दिशा में, तो इस कारण यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होगा, यानी कि 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाले पदार्थ जिनमें चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, वो कहलाते हैं क्या, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। और प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में यह गुण क्या कहलाएगा, प्रतिलोह चुंबकत्व, ठीक है, यानी कि एंटी फेरो मैग्नेटिज्म, ठीक है।
यानी कि पहला जो इस जहां पर चुंबकीय आघूर्ण मान शून्य प्राप्त हो रहा है वो तो क्या कहला रहा है, यहाँ पर प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। अब देखो जहां पर चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता वो क्या कहलाता है, ये कहलाएगा, ये कहलाता है फेरिक चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, फेरिक चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और जो गुण होगा वो कहलाता है फेरिक चुंबकत्व, फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है, फेरी मैग्नेटिज्म कहलाता है। अब बात करें इसमें उदाहरणों की, जो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ है वो कौन कौन से हैं। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड होते हैं, Mn। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ। अब फेरिक चुंबकीय पदार्थों की बात करें तो इसमें आते हैं उदाहरण, एक तो मैग्नेटाइट आ गया, यानी कि Fe3O4, और एक आते हैं विभिन्न फेराइट, जैसे मैग्नीशियम का हो गया Fe2O4, ऐसे ही जिंक का हो गया Fe2O4, ऐसे ही कॉपर का हो गया Fe2O4। ठीक है, इस प्रकार एक कॉमन सूत्र हो गया कि धातु प्लस Fe2O4, ये विभिन्न फेराइट इसमें आते हैं। तो हमने देखा कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या करते हैं, प्रत्येक परमाणुओं से कुल चुंबकीय आघूर्ण आ जाता है। तो ये समूह बनते हैं जिसमें क्या होते हैं कि समान दिशा में होते हैं चुंबकीय आघूर्ण, क्या दिशा, तो वो कहलाते हैं डोमेन। तो ये डोमेन यहाँ पर क्या है कि समान है। ठीक है, ये और ये क्या हो गया, विपरीत होने से यहाँ पर क्या हो जाता है, कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो गया। ये विपरीत होने, डोमेन विपरीत होने से कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। तो हमारे पास पदार्थ का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें भी। ठीक है, मगर डोमेन क्या होते हैं, ए और बी विपरीत होते हैं जिसके कारण शून्य हो गया। मगर सी और डी क्या है कि डोमेन क्या है, समान दिशा में, इस कारण ये जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता। ठीक है, इसके कारण ये चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अब चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, ठीक है, और ये चुंबकीय गुण क्या होता है, दुर्बल होता है। अब देखो ताप का प्रभाव, कि ताप क्या प्रभाव डालता है दोनों पर। देखो ताप बढ़ाने से ये किस में बदल जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, ताप देने से अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं, यानी अपना गुण चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी आप चुंबकत्व को भी क्या अनुचुंबकत्व में बदल जाएगा, और प्रतिलोह चुंबकत्व भी अनुचुंबकत्व में बदल जाता है।